उनको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज था, तो उन्होंने कहा 42nd अमेंडमेंट क्या था, तो मैंने कहा वो इंदिरा गांधी जी के गलत काम थे। फिर मेरे से वापस पूछा 44th क्या था, तो मैंने कहा सर उन गलत कामों को सुधारा गया। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। मैं समझ गया, मैंने कहा मेरे तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा। CS एग्जीक्यूटिव में जब मेरी रैंक आई तो अखबार वाले, नॉर्मल सी बात है, अखबार में पब्लिश हुआ बीकानेर के लाडले की 21वीं रैंक, पुनास गांव के बेटे ने बाजी मारी, और वो गांव में भी छपा। गांव में भी छपा और बीकानेर में भी, वो पूरे राजस्थान में छपेगा ऑफ कोर्स। मेरी राजस्थान में भी 7th रैंक थी। तो मेरे पिताजी के पास ऐसे ऐसे फोन आए कि आप ये पैसे दे के क्या गलत खबरें छपवा रहे हो, आपको पता नहीं इसका रिजल्ट क्या रहेगा, या आप पेपर खरीदा तो नहीं है आपने? हाँ, ऐसा कुछ। जब रिजल्ट आया तो मैंने रिजल्ट बताया, थोड़ा खुशी थी क्योंकि पहले मैंने जब रिजल्ट देखा तो फेल था, बाद में देखा तो पास था, तो मैंने घर पे बता दिया। बताने के बाद मैंने हाथों हाथ ये कह दिया पर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ये कहते ही उन्होंने तो सन्नाटा सा छा गया। और मैं क्या पढ़ता हूँ, मेरे को क्या आता है, वो चेक हो चुका। प्री हुआ है, मेंस हुआ है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, सब चेक हो चुका। अब मैं हूँ कौन, वो चेक होने वाला है इंटरव्यू के अंदर। बच्चा वहां भी रट के जा रहा है ये चीजें, बटन सीढ़ियां, मेरे को तो वो समझ ही नहीं आता सर। आप कौन हो, आप रियल कौन हो, आप छुपा, उन्हें सब पता है सर, वो आम व्यक्ति नहीं है, वो हाईकोर्ट जज है सर। अच्छा, एक बच्चे ने तो यहां तक कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा, मैंने कहा मेरी कुछ फीस कम कर दो। जी उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई फीस कम नहीं होगी। उसने अपनी मजबूरी बताई, जी नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि अब आप हमारे यहाँ आकर के हमें क्रेडिट दो। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? और जो भी बच्चा स्टार्ट करे, जरूरी नहीं कहीं कोचिंग ले। मैं जो कोर मेरी तैयारी है वो बिना कोचिंग के थी। हाँ, हालांकि मैं गाइडेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए कोचिंग होती है, परंतु जो कोर मेरी तैयारी है वो सर सेल्फ स्टडी है, और सेल्फ स्टडी से सब कुछ होता है सर। कुछ लोग जो बुरा बोलते थे वो जरूर अब एग्जाम्पल देने लगे कि वो उसको देख लो, पढ़ाई तो उसको कहते हैं, पढ़ना उसे कहते हैं, जुनून उसे कहते हैं, तैयारी उसे कहते हैं। जब कोई बच्चा किसी परीक्षा में सेलेक्ट होता है तो घर पर बधाइयां आना स्वाभाविक है, और एग्जाम में ऑल इंडिया में 21वीं रैंक हासिल हो तो बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ जाती है। इसी बीच यदि कोई फोन ये पूछने के लिए आए कि पेपर कितने में खरीदा या कैसे मिला, तो उस बच्चे और उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आज हमारे साथ मौजूद है वही बालक जिन्होंने अपनी उग्र छवि को पीछे छोड़कर पढ़ाई को प्राथमिकता दी और CS में टॉप किया, कॉलेज में चुनाव लड़ा और प्रेसिडेंट बना। आज उसी बालक की लौ गुरु के रूप में पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द मास्टर अकेडमी के संस्थापक नवरतन सिंह जोधा की, जिनके पढ़ाए बच्चे जज बने हैं, लीगल ऑफिसर बने हैं और भी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इनके यहाँ तक की जर्नी पर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद BMR में आपका स्वागत है। नवरतन सिंह जी, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी JLO हैं जी आप अभी पढ़ाते भी हैं जी। तो मैं आपको JLO कहूं या सर कहूं, आप क्या कहलाना पसंद करेंगे? सर कहलाना तो सर ही पसंद करेंगे। मेरा जो मनसा है, मेरा जो पैशन है वो पढ़ाना ही है हमेशा से, और जब से मैं पढ़ रहा हूँ मैं तब से पढ़ा भी रहा हूँ सर साथ साथ। तो फिर JLO कैसे बन गए? सर मैं खुद भी RJS की तैयारी कर रहा था। 2021 में प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू में मैं गया, और उस दरमियान ही मैंने JLO का भी फॉर्म भर रखा था। JLO देने की इच्छा नहीं थी पर साथ में था इसलिए हमने फॉर्म भर रखा था। और RJS का रिजल्ट आया, 5 नंबर से मैं इंटरव्यू के अंदर रह गया। उसके 2021 में? 2021 में। उसके जस्ट बाद JLO का एग्ज़ाम था, 1 महीने बाद ही, और मैंने उस वक्त बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि मैं कुछ तो करूं। तो उसके चक्कर में मैंने JLO का एक बैच लगाया। 21 दिन का बैच था वो, सिर्फ 21 दिन में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे। केवल 21 दिन हमने पढ़ाई करी, 8-8 घंटे मैंने क्लास ली डेली, और खाना वगैरह सब कुछ बच्चों का वहीं था। उसी में आपका सिलेक्शन हुआ? जी सर। मैं तो पेपर देने जाना ही नहीं चाहता था सर जी। साथ में दोस्त थे जो RJS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा चलो साथ में चल तो लो। वहाँ हम गए। पेपर से पहले पढ़ाई भी नहीं की, हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। लॉ तो फिर भी बच्चों को पढ़ा रहा था तो हो रहा था, हिंदी इंग्लिश तो हाथ भी नहीं लगाया।
तो उन्होंने कहा नहीं देना तो है देना, आलस में ही मैंने पेपर दिए और 15-15 मिनट लेट भी जाता था। वहाँ टीचर कहते थे आप लेट क्यों आ रहे हो, पेपर देना नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं देना। फिर भी ठीक है, एडमिट किया उन्होंने। और लॉ में बहुत अच्छे नंबर थे मेरे, और हिंदी इंग्लिश में बहुत कम थे, लॉ में बहुत अच्छे थे। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा एग्ज़ाम पास हो गया। मैंने घर पे भी इंटरव्यू देने भी गया तो ये बोला मूट कोर्ट के लिए जा रहा हूँ अजमेर। और वहाँ जाके इंटरव्यू पैनल के सामने भी मैंने इंटरव्यू ऐसे ही दिया जैसे कि मेरे को इंटरव्यू में पास होना ही नहीं है। भूपेंद्र जी यादव थे, आरपीएससी चेयरमैन थे। आरपीएससी चेयरमैन जी। थे, और एक जज साहब थे और एक प्रोफेसर साहब थे। दोनों लॉ एक्सपर्ट थे, जितने क्वेश्चन पूछे मैंने सही से जवाब दिए। और इंटरव्यू में साधारणतः कभी कोई किसी को रिव्यू नहीं देता। अच्छा, बोर्ड भूपेंद्र जी का था? जी, कोई रिव्यू नहीं देता इंटरव्यू में। मेरे को उन्होंने चलते इंटरव्यू में रिव्यू दिया, वेरी गुड। तो अच्छा भी लगा जो लॉ एक्सपर्ट थे, क्योंकि मैंने हर सवाल के जवाब फ्लुएंटली दिए। तो जब चेयरमैन साहब की बारी आई तो उन्होंने मेरे से पूछा, उनको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज था, तो उन्होंने कहा 42nd अमेंडमेंट क्या था? तो मैंने कहा वो इंदिरा गांधी जी के गलत काम थे, वो मैं बच्चों को पढ़ाता था और वही वहाँ मैं बोल गया गलती से। और अरे आपने सीधा कह दिया ये तो अमेंडमेंट ही गलत हुआ है। जी, हाँ। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। उन्होंने संविधान में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 368 क्लोज 4 और 5 की पार्लियामेंट जो चाहे, आपके फंडामेंटल राइट जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है, संविधान बना है, उनको भी अमेंड कर सकती है, जिस लेवल तक चाहे उस लेवल तक कर सकती है, ये खत्म भी कर 42वें सकती है। संशोधन में जी, था। यहाँ तक कहता है कि पार्ट 3 में आप अमेंड कर सकते हो, इसका मतलब आप मेरे से राइट टू लाइफ भी छीन सकते हो। तो मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर पोस्टमार्टम करके पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, वही फ्लुएंटली वहां निकल गई बेधड़क। जी। और फिर उन्होंने पूछा अच्छा, वो पास में देखे जज साहब के सामने, हंसे दोनों। फिर मेरे से वापस पूछा 44th क्या था? तो मैंने कहा सर उन गलत कामों को सुधारा गया। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। मैं समझ गया, उन्होंने कहा मेरे तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा। उन्होंने नंबर भी सबसे कम मेरे को ही दिए इंटरव्यू में। अच्छा, कितने नंबर दिए? 11 नंबर थे मेरे 25 पर में उनको ये पता चल गया था कि नॉलेज सब है, पर एक विचारधारा है। से। जी, विचारधारा नहीं, मैं नहीं, उनको यही लगा होगा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। वो सर कांग्रेस गवर्नमेंट के हाँ, टाइम ही चेयरमैन रहे हैं, उन्हीं के और टाइम आप में उन्हीं की वो क्रिटिसाइज कर रहे हो वहाँ। डीजीपी भी रहे हैं वो। हाँ। तो पर पेपर में मेरे अच्छे नंबर थे, जिस कारण मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन सेलेक्ट होने के बाद मैं घर के अंदर रूम में ऊपर बैठा था और रिजल्ट आया, मेरी एक बच्ची का फ़ोन आया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उनकी नज़र में मैं तो पहले ही फेल हो चुका था, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं। तो मैंने कहा बधाई हो बहुत बहुत। फिर मैंने कहा मैं भी देख ही लेता हूँ। मैंने देखा तो वो रोल नंबर मैंने गलत देख लिया, 22-20 कुछ था, तो मैंने 22-22 देख लिया, वो था नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर भी थोड़ा टेंशन हुआ कि मैंने कहा कि लिखने में मैं कमज़ोर हूँ, परंतु प्रीलिम्स में तो मेरे नंबर हमेशा सबसे ज़्यादा ही आते थे। तो मैंने कहा इसमें क्यों नहीं हुआ? थोड़ा दुःख हुआ। फिर वापस देखा रिज़ल्ट, तो सही रोल नंबर चेक किया तो हो गया। मैं घर पे कभी नहीं बताता सर, पर जब मैंने वो फेल होके पास हुआ तो वो खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तब मैंने बताया घर पे। उसी समय बता दिया? उसी समय बताया, हाँ। वरना मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि मेरे को जॉइन करना ही नहीं था। अच्छा, जब आप 5 नंबर से आरजेएस के एग्जाम में रहे, जी। डिसअपॉइंट हुए? हाँ, थोड़ा-सा, क्योंकि मेहनत मैंने खूब की थी। बहुत अच्छी मेहनत की थी, पर मुझे पता भी थी मेरी कमियाँ क्या हैं। मैं कभी भी लिखता नहीं था। 8th क्लास के बाद भी बैग भी नहीं लेके गया स्कूल के अंदर, तो मैं लिखने में थोड़ा-सा कमज़ोर था। एलएलबी के पेपर भी मेरे से 12 पेज, 15 पेज, 18 पेज इतने ही फिल होते थे। लोग कहते थे 36 पूरे भरो, और मेरे इतने ही होते थे। तो वही कमी रही मेरी, पेपर मेरे से कभी अटेंड नहीं हुए। 80 नंबर, 70 नंबर का पेपर अटेंड होता था, उसमें से भी मेरे 50, 55, 60, 65 तक नंबर आते थे। तो कमी भी पता थी, तो इतना ज़्यादा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। पर जब ये आरएलएस वाला था, जेएलओ का एग्ज़ाम, इसमें जब नहीं हुआ तो मैंने कहा इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो इसमें तो लिखना कुछ नहीं है। हाँ, कुछ है ही नहीं। और ऑब्जेक्टिव में मेरे आरजेएस में 90, 90 से अबव नंबर आते थे प्रीलिम्स में। अच्छा। तो मैंने कहा इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँ। तो उसमें थोड़ा-सा हुआ था, पर वो बाद में रिजल्ट आपको अच्छा, जैसा 2021 में घरवालों को उम्मीद थी जी, कि बेटा जज जी, बनेगा? 100%। और जब रिजल्ट नेगेटिव आया तब उनके क्या रिएक्शन था? वो मेरे से उनकी एक्सपेक्टेशन जो है, मैंने हमेशा मेरी स्तर पे फुलफिल ही किया है, क्योंकि स्टार्ट में मेरे पिताजी ऐसे समझते थे एकदम घर का सबसे खराब लड़का यही है। और मैंने सर 2014 से पहले कभी पढ़ाई भी नहीं की। 2014 में मैं सीएस दे रहा था, कंपनी सेक्रेटरी। और उस वक़्त मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे लगा पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं।
तो मैं 2 महीने ऐसे पढ़ा कि जैसे शायद ही मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई पढ़ सकता है, और मैंने अच्छा। 2 महीने में ऑल इंडिया मेरी 21st रैंक थी सर, सीएस में? सीएस ये एग्जीक्यूटिव। उसमें 12th हुई थी आपकी या ग्रेजुएशन हो गई थी 2014? ग्रेजुएशन हो गई थी सर। अच्छा। ग्रेजुएशन होके मेरा एलएलबी में एडमिशन हुआ ही था। तो मैडम जब पढ़ाती थी पूछती नहीं, थी वैसे सीएस 12th के बाद होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है? वो सर होता तो 12th के बाद है, पर मैंने अच्छा, आपने लेट दिया। जी जी हम्म, सीएस पहले फाउंडेशन दिया मैंने, फिर हम्म, एग्जीक्यूटिव दिया मैंने। हम्म, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर 21st रैंक थी मेरी AIR। हम्म। उसमें राष्ट्रपति सम्मान वगैरह भी मिलता है, मैं तो गया ही नहीं, मैंने कहा। और आपने उसी दरमियान एलएलबी में एडमिशन? एलएलबी में एडमिशन लिया, तब भी मैं पढ़ नहीं रहा था। अच्छा, वो एलएलबी का एक जनरल परसेप्शन ये है कि या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो लेगा एडमिशन, और या बच्चा कुछ नहीं करता कि अब क्या करें तो साहब एलएलबी कर लेते हैं। हाँ, तो आपका एडमिशन कैसे हुआ? मेरा सर सीएस में भी बाई चांस हुआ है, एलएलबी में बाई चांस हुआ है। सीएस में तो सारे दोस्त ले रहे थे तो मैंने ले लिया। एलएलबी के अंदर सर मेरे, जहाँ मैं सीएस के लिए पढ़ता था, मुदित सर हैं, मुदित कोठारी जी, दैनेट नाम से उनका कोचिंग है। इनकम टैक्स पढ़ता था मैं, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं थे, इनकम टैक्स वो पढ़ाते थे सर। उन्होंने भी एलएलबी में एडमिशन लिया था। उन्होंने कहा सीएस प्लस एलएलबी का अच्छा स्कोप है, तो आप एडमिशन तो ले लो। और मुझे था कि कुछ करना तो है नहीं, तो कहीं तो ले। एडमिशन तो चलो उनके देखा देखी ले लिया आपने, लॉ पढ़ना कब स्टार्ट? बातें बहुत अजीब अजीब है सर। एलएलबी फर्स्ट ईयर मैंने दिया, मैं हिंदी मीडियम से था हमेशा से। अच्छा। सीएस चूंकि किताबें ही इंग्लिश में थी, तो सीएस मैंने इंग्लिश में दिया, वो अपने आप ही लिखा ही इंग्लिश में गया। एलएलबी फर्स्ट ईयर में था, मैंने हिंदी में फॉर्म भरा, हिंदी में ही पेपर दिया। नंबर आए मेरे 48 पॉइंट समथिंग, 48 ही पासिंग मार्क्स हैं। और एलएलबी सेकेंड ईयर में मैंने 3 पेपर दिए हिंदी में और बाकी 6 पेपर दिए इंग्लिश में। ऐसे कैसे? ये देखने के लिए कि भाई नंबर किस में ज़्यादा आते हैं। मुझे वो फर्क नहीं था कि फेल कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई ऐसा था नहीं। तो थोड़े ठीक आए इंग्लिश वाले में, हिंदी वालों में कम आए, इंग्लिश वालों में ज़्यादा आए। तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट हो गया कि पेपर काय में देना है। नहीं, वास्तव में इंग्लिश आपकी ठीक थी? हाँ, क्योंकि वो सीएस के अंदर रूटीन में बैठ गया था। फिर मैंने फाइनल ईयर पूरा इंग्लिश में दिया, 3 साल मैंने पढ़ाई नहीं की थी। फाइनल ईयर के समय कुछ बच्चे थे कॉलेज में जो आरजेएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आए, वो पेपर दिखाया मेरे को कि ये पेपर हुआ है हमारा। मैंने देखा, मैंने ऐसे ही जो मेरा माइंड कहता है कि हाँ ये सही होगा, मैंने पेपर देखा और ऐसे टिक लगाए, और लगभग मेरे 100 में से 50 क्वेश्चन उस वक्त सही थे, जब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने सोचा ये अब देख के तो देख ही सकते हैं, और पढ़ाई की भी थी सीएस के लिए, तो बैठने का रूटीन का वो था। तब मैंने सोचा कि एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उस वक्त एज क्राइटेरिया आरजेएस में 23 था, मेरी 23 एज साल नहीं था। और पढ़ाने को कोई, एक बार उस वक्त मैंने इधर उधर पता किया, बीकानेर में कोई कोचिंग थी नहीं, तो मैंने कहा सेल्फ स्टडी करते हैं। आपकी एज कम थी उस समय? जी। और फिर भी मैंने प्रीलिम्स दिया और मैं उसमें पास भी हो गया बिना एज के भी। और उस वक्त मना था कि आप बिना एज के पेपर दोगे नहीं, फिर भी मैं दे के आया एज थोड़ी सी झूठ लिख के, और पास हो गए। फिर हाई कोर्ट से लोग आए, मेंस से पहले उस वक्त चेक करते थे डॉक्यूमेंट, तो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तो मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा ऐसे, उनको तो कैसे कहूँ कि एज गलत लिखी थी। पर उस वक्त ही पास हो गया था मैं, जब मेरा एज क्राइटेरिया में नहीं था, तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। पढ़ता भी रहा और साथ में जो साथी थे उनको पढ़ाता भी रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मारवाड़ी में पढ़ाता था, तो साथ वाले बच्चों को, बीकानेर वाले बच्चों को समझ आता था। तो ये तभी से आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? जी सर। मैं उस वक्त केशव व्यास जी हैं, उनके जी। यहाँ उनके सानिध्य में कंटिन्यूएंस के लिए वहाँ पढ़ने जाता था, तो उसी वक्त वहीं पे मैंने पढ़ाना भी साथ साथ में स्टार्ट कर दिया। जो जो माइनर एक्स थे, मेरे साथी थे, वो कहते सर अच्छा पढ़ाते हैं ये, तो साथ साथ में सर को जब काम होता था या माइनर एक्स थे तो मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे। और 2016 से फिर मैं लगातार पढ़ाई रहा हूँ सर। फिर वहां से रुचि बननी शुरू हो गई? जी सर, पहले विंग्स एकेडमी में चलती थी, फिर आर्यन लॉ एकेडमी, फिर द इनेट, फिर द मास्टर। अभी द मास्टर नाम से हमारी कोचिंग संचालित है सर। ये इसको कितना समय हो गया, द मास्टर इसको को? सर 2 साल हो गए सर। अच्छा। अभी अक्टूबर में 2 साल कंप्लीट हुए। आपने टोटल आरजेएस के 3 अटेम्प्ट दिए? मैंने, हाँ सर, वो एक पहला बिना जो एज का और एक दो बिना एज का, 2 लास्ट आपने 2021 दिया? जी सर। उसके बाद आरजेएस उसके दिया? बाद मैंने एक पेपर दिया सिर्फ प्री का, और उस दिन शादी थी घर में, और रात को 12-1 बजे तक शादी अटेंड की, 1 बजे खुद ड्राइव करके जयपुर गया, सुबह सुबह बिना सोए ही पेपर दिया, और उसमें भी मेरे 93 नंबर थे सर प्रीलिम्स में। फिर मैंने मेंस के टाइम दिया ही नहीं? ये प्रीलिम्स देने का कारण क्या है? खुद को चेक किया या?
ऐसे नहीं ही? ऐसा नहीं, मैं सोच रहा था देंगे, पढ़ेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, पर बाद में पता लगा कि लिखने वाली तो हुई नहीं प्रैक्टिस। तो बाकी सर वो आता तो सब था ही, पर जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं तो मैंने कहा देने का कोई सेंस नहीं। जज बनना था या प्रूव करना था अपने आप? सर मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, पुनास है नागौर जिले के अंदर, जी। और वहाँ मेरे बारे में बचपन से ही थोड़ी बुराइयां ज़्यादा चलती थी, तो बस सिर्फ प्रूव करना था और कोई कारण नहीं। बच्चा बदमाशी करता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करने लग गए कि वो तो उनका भीम सिंह जी का लड़का खराब हो गया, ये है वो है वो है। लड़ाइयाँ करते थे आप? जैसे सर सीएस की मैं बात बताता हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव में जब मेरी रैंक आई तो अखबार वाले, नॉर्मल सी बात है, अखबार में पब्लिश हुआ बीकानेर के लाडले की 21वीं रैंक, पुनास गांव के बेटे ने बाजी मारी। और वो गाँव में भी छपा? गांव में भी छपा और बीकानेर में भी, वो पूरे राजस्थान में छपेगा ऑफ कोर्स। मेरी राजस्थान में भी 7th रैंक थी। तो मेरे पिताजी के पास ऐसे ऐसे फोन आए कि आप ये पैसे दे के क्या गलत खबरें छपवा रहे हो, आपको पता नहीं इसका रिजल्ट क्या रहेगा, या आप पेपर खरीदा तो नहीं आपने? हाँ ऐसा कुछ। तो मेरे को वास्तव में उस वक्त फिर और मेरे को लगा धक्का कि मैंने कहा अब तो इनको दिखाना ही पड़ेगा। तब लगा कि नहीं, पढ़ तो सकते हैं और पढ़ना चाहिए। हालांकि उसके बीच में मेरे गैप आया, मेरे गैप भी आता रहता है पढ़ाई में। 2014 में मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव का टॉपर का रिजल्ट आया और 2014 में मैंने रामपुरिया लॉ कॉलेज से इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का, और मैं जीता भी था। और 2014 से अभी तक वहाँ सर अध्यक्ष अपने भाई ही बन रहे हैं। उसमें आपकी पूरी वो रहती है? वो सर 100%। तो उस समय आपने तय कर लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, प्रूव करना है, जी सर। जज नहीं बनना। जी सर। अच्छा, आप जज बन जाते तो भी मैं छोड़ता सर नौकरी, और अभी मैं जेलों हूँ। मैं इंटरव्यू में कहना तो नहीं चाहिए, रोज मन करता है। पिताजी मान गए हैं, माताजी और थोड़ा सा अभी एडमिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि समाज में यही है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। अच्छा, घर वालों का प्रेशर है कि आप नौकरी करो? जी। जब रिजल्ट आया तो मैंने रिजल्ट बताया, थोड़ा खुशी थी, क्योंकि पहले मैंने जब रिजल्ट देखा तो फेल था, बाद में देखा तो पास था। तो मैंने घर पे बता दिया। बताने के बाद मैंने हाथों हाथ ये कह दिया पर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ये कहते ही उन्होंने तो सन्नाटा सा छा गया, और मैं तो निकल गया, ऊपर मेरा रूम अलग है। मैं तो पर 2-3 दिन बाद देखा वो लोग खाना नहीं खा रहे, मेरे को पता लगने में भी 2-3 दिन लग गए। नाराज है, बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे। तो मैंने कहा क्या बात है, कि नहीं ज्वाइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए तो ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, यही तो बताना था हमें। फिर मैंने कहा इनकी खुशी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर, और मैं तो जी अपने साथियों की, अपने साथ वालों की खुशी के लिए रहा हूँ। 2014 में भी मेरा रिजल्ट आया सीएस का, तो मुझे उस वक्त 80,000 पर मंथ ऑफर हुए थे सर, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था कॉर्पोरेट में? जी। और तो भी मैंने कहा मैं बीकानेर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगता बाहर अपने लोगों में बिना। पिताजी माताजी के हम 2 ही संतानें हैं। एक बड़े भाई साहब वो पहले से आईटी कंपनी में बाहर ही रहे, वो हमेशा से। मैंने कहा मैं भी चला जाऊंगा तो फिर इनके कौन है। मैंने ना तो कभी उनको बताया कि ऐसा कोई जॉब ऑफर था, और ना मैं कभी गया सर बाहर। अब आपकी इच्छा मोटा-मोटी जॉब करने की नहीं है। आपने नहीं पिताजी को मना लिया, जी सर। माताजी को मनाना बाकी है। जी सर, शायद देखने के बाद मान भी जाए। या मान जाए या थोड़े और भावुक हो जाए, थोड़ा मेरे पे प्रेशर डालने लगे। यदि मान गए तो फिर क्रेडिट मुझे ही जाएगा। जी सर। जब हमारी बात हो रही थी तो उसमें द मास्टर का पहला बैच था जेएलओ का। जी सर। उसका रिजल्ट आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा। जी सर। क्या रिजल्ट रहा? सर हमारे जेलों में जो अभी करंट में बच्चे थे या मेरे से पढ़े हुए थे, टोटल 11 बच्चे सेलेक्ट हुए सर। 145 तो पूरी वैकेंसी थी, उनमें एक वैकेंसी में 11 बच्चे सर जेलों के अच्छा, सेलेक्ट हुए। वो जो आपके यहीं से? जी सर, वो द मास्टर से पहले भी हो सकता है मेरे से पढ़े हों, पर जो मेरे से पढ़े थे वो टोटल 11 बच्चे थे। तो बड़ा फिगर है ये। जी सर, अच्छा रिजल्ट था। ये कौन सी भर्ती थी पीछे वाली? ये अभी जो सर लास्ट भर्ती हुई। उनमें से कुछ आरजेएस बने अभी? देखो सर, ऐसा नहीं है कि जेलों में नहीं हो रहा वो आरजेएस में नहीं होगा या आरजेएस में, ये हाँ, ऐसा कोई misperception है क्राइटेरिया नहीं है। कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर आरजेएस तो हमसे होगा नहीं, जेलो दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, और आपकी उस पे है, पोटेंशियल पे है, आपका क्या है। अब मेरे से लिखा नहीं जाता तो मेरा कभी भी नहीं होगा आरजेएस के अंदर, और जिनसे लिखा जा रहा है वो हो सकता है जेलों में नहीं हो। जेलों की मार्किंग लगभग मेरिट जाती है 86% आफ्टर नेगेटिव। अगर नेगेटिव हटा दें तो 86% तक मेरिट है। तो दिव्यानी जी हुए अभी उससे
कुछ बच्चे और भी हैं, मैं कभी भी उन बच्चों का नाम नहीं लेता जो मेरा नहीं लेते। 2 बच्चे और भी हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, इसी साल इसी आरजेएस में सेलेक्ट हुए हैं। पर मुझे थोड़ा उचित नहीं लगता कि भई जब वो क्रेडिट नहीं देना चाहते तो मैं क्रेडिट क्यों लूँ? तो मैंने उनका नाम नहीं लिया। देवयानी जी उन्होंने तो खुले मन से कहा कि मेरे सिलेक्शन के पीछे तो नवरत्न जोधा सर का ही हाथ है। जी सर। वो नहीं होते तो शायद मैं सेलेक्ट ही नहीं हो पाती। मैं सर भाव कभी भी प्रकट ही नहीं करता बच्चों पे, थोड़ा-सा ऐसे बच्चों को डरा के ही रखता हूँ। पर मेरे भाव मेरे बच्चों मेरा जीवन सिर्फ़ वही स्टूडेंट ही है सर। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। उनको कोई भी काम होता है किसी भी लेवल का, ये तो पढ़ाई की बात हो गई सर, वो मेरे को ही कॉल करते हैं और मैं हर समय वहाँ हाज़िर हूँ। उनकी शादी हो, उनके घर में कोई दुःख हो, सुख हो, मैं हर जगह वहाँ कोई बच्चा हो कोई भी बच्चा हो सर, जो आपके मेरे पास लिए है, सब समान है। आपके पास पढ़ता है, जी सर। फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं। उनके भी भाव वैसे ही हैं सर। अभी कल देवयानी जी की सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ एक बच्चा है डब्ल्यूजी ऑफ़िस में अभी आरएलएस लगा है, मेरे से पढ़े हुए हैं, जेएलओ, जोधपुर में। जोधपुर में। हुँ। तो वो आए हुए थे। वो अपना फ़ोन खाना खाते हुए मेरे साथ ही मेरा वेट कर रहे 2 घंटे तक, मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई गेस्ट आए हुए थे, 30-40 बच्चे, वो मेरा ही वेट कर रहे थे। मैं गया, उन्होंने टेबल पे फ़ोन रखा, सेलेक्ट हो गए सर अब मेरे से उनका काम नहीं है, फिर भी उनके फ़ोन में पीछे कवर पे द मास्टर का सर कार्ड डाला हुआ है और वो बच्चा कभी निकालता ही नहीं है उस कार्ड को। उनकी डीपी आप चेक करोगे बच्चों की, द मास्टर से डीपी है सर बच्चों की। उनको क्या मतलब सर टीचर से? आज के समय में पढ़ाया टीचर को, बच्चों से मतलब नहीं, पढ़ाया आप अलग, मैं अलग, वो तो बन गए, फिर भी सर प्रेम है। आजकल चीज़ें प्रोफ़ेशनल हो गई। जी सर। जो टीचर या जो संस्थान किसी बच्चे के साथ प्रोफ़ेशनली रहेंगे, तो वो याद नहीं रखेंगे ज़्यादा दिन तक। मैं खुद सर दिल्ली गया था पढ़ने जी। सीएस के लिए। हुँ। मैं जिन सर की किताब पढ़ के टॉपर बना, उन सर से मैं मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने कहा सर मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हूँ कि मैंने सिर्फ़ आपकी किताब पढ़ी सर, मेरे लिए आप गुरु द्रोण हैं सर। बिना सिखाए मैंने सिर्फ़ किताब पढ़ी है, कभी आपसे कोचिंग नहीं ली और मैं टॉपर बना सर। मैं वो रिस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा बैठो, बैठो, बैठो। मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत ही गलत, मैं हाथों हाथ दिल्ली छोड़ के आ गया सर। मेरे को चीज़ें समझ ही नहीं आती ऐसी कि ये रिलेशन, प्रोफ़ेशन, 700-700 बच्चे, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन बच्चा आया, कौन गया, किसी को मतलब ही नहीं। मेरे बच्चे घर में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, इवन पर्सनल लाइफ़ तक बच्चे शेयर करते हैं, सर मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है और बराबर वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ। मैंने अभी कुछ आरजेस जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके जी। इंटरव्यू किए। कुछ बच्चों ने कहा कि हम पूरे लाइफ़ में बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं सुने, जबकि ठीक उनके है, फ़ोन आए हमारे पास कि ठीक आप है। हमारे यहाँ आओ, इंटरव्यू दो। जी तो सर। उन्होंने कहा हम क्यों दें? अच्छा, एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा, मैंने कहा मेरी कुछ फ़ीस कम कर दो। जी, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कोई फ़ीस कम नहीं होगी। उसने अपनी मजबूरी बताई, जी, नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि अब आप हमारे यहाँ आकर के हमें क्रेडिट दो। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? तो ये चीज़ें जो आपने जो जी, कहा ना कि डीपी लगा के रखते हैं या हुँ, पीछे फ़ोटो है, यदि आप जिस दिन प्रोफ़ेशनल बन जाओगे, जी, उस दिन आपकी डीपी भी नहीं लगेगी। नहीं सर। कोचिंग तो सर आजकल अब बोलना तो नहीं चाहिए, कोचिंग तो यहाँ तक करते हैं, फ्री में इंटरव्यू करवाएँगे और जब भी बच्चा सेलेक्ट हो जाए, वो पहले ही उनके नंबर ले लेते हैं। मेरे भी 1-2 स्टूडेंट हैं, जो वहाँ गए भी नहीं, सिर्फ़ एनरोल करवाया था इंटरव्यू के लिए। और देवयानी जी ने भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सिर्फ़ एक कोचिंग है जयपुर में, सिर्फ़ एनरोल करवाया था इंटरव्यू के लिए और वो गए नहीं, कभी एक भी क्लास नहीं ली, पर वो सेलेक्ट हो गए तो उनका अखबार में फ्रंट पेज पे नाम है, देवयानी शर्मा हमारी कोचिंग से स्टूडेंट है। अच्छा, आपकी कोचिंग में ऐसे बच्चे आते होंगे, वो कहते होंगे सर फ़ीस नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही, ऐसे बच्चे भी? जी सर, हमारी फ़ीस, अब मैं तो सर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरा तो उससे कोई लेना-देना है नहीं। जो मैनेजमेंट है, वो डील करता है और सबसे मिनिमम जो फ़ीस है, वही है सर हमारी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हिंदी इंग्लिश के टीचर हैं, उनको देने में। क्योंकि कोचिंग सर हमारी लगभग 12 घंटे से 24 घंटे भी खुलती है। अच्छा। तो बच्चे जेएलओ के जो एग्ज़ाम थे, उसमें जब मैं कह रहा था 11 बच्चे सेलेक्ट थे, तो बच्चे सर, मैं जब सुबह कोचिंग पढ़ाने आ रहा होता था 7 बजे, क्योंकि उनका सिलेबस हो चुका था, वो 7 बजे जा रहे होते थे सुबह। तो बच्चे 24-24 घंटे भी बैठते हैं और सर 11 बच्चे तो हमारे सेलेक्ट हुए, टोटल हमारे 26 बच्चों ने पेपर दिया था। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, जो सेलेक्ट हो गए सर उनका क्रेडिट सब लेते हैं, जो नहीं हुए मुझे लगता है वो और ज़्यादा पोटेंशियल वाले थे। तो थोड़े बहुत बच्चे आजकल जल्दी घबरा जाते हैं, एक भर्ती में नहीं हुआ उन्हें लगता है। अब देवयानी जी अगर मान लेते कि मैं जेलों में नहीं हुई,
मैं जेलो लाइक ही नहीं हूँ, आरजेस क्या बनूंगा, तो आरजेस जज नहीं बनते? कभी नहीं बनते। और 26 रैंक है सर। और हो सकता है कि अगर उनमें वो जुनून रहता कि हाँ भाई मैं जेलों में अच्छे नंबर लाई हूँ, तो हो सकता है वो फर्स्ट रैंक पे भी आ जाती। आपके इस कोचिंग खोलने के बाद में 2 भर्तियां ही हुई है जी सर। या और भी हुई है? नहीं, 2 ही हुई सर। अभी तीसरी एपीयू आएगी सर, लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको? जैसा रिजल्ट 2 बार दिया है सर, उससे बढ़िया ही, उससे बेहतरीन। बीकानेर में एक कमी थी, लॉ तो मैं सोचता था मैं कर लूँगा, और मैं हर तरह के एफर्ट देता हूँ सर, जो भी दे सकता हूँ, रात को, दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलता है। पर हिंदी इंग्लिश की एक बड़ी प्रॉब्लम थी सर बीकानेर में। हमने उनके लिए भी जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके टीचर्स जो हैं हमारे साथ एफिलिएट किए हुए हैं, जो 10-10, 20-20 सालों से एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन दे रहे हैं, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन वाले जो टीचर हैं। ऑफलाइन पढ़ाते हैं? जी सर, वही हमारी कोचिंग। ऑनलाइन भी कोचिंग देते हो? जी सर, साथ ही वही क्लास जो ऑफलाइन है वही चल रही है। रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती सर। रिकॉर्डेड अच्छा। में बच्चा अपने आलस से सर क्लास लेता है, फिर उसमें वो सही तरीका नहीं है क्लास का। जैसे कहते हैं लोग तैयारी करने जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, राहुल जाओ। अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए। मेरे पास अगर 80 बच्चे हैं तो उनमें से सर नहीं करते भी 40 से 50 बच्चे उन्हीं कोचिंग जो आपने नाम लिए हैं उन्हीं से हैं। उन्होंने क्लासेस ली हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 साल। मैंने कहा आप पहले ही आ जाते कि सर पहले बीकानेर का नाम, बीकानेर का कहते हैं, घर वालों को कहते हैं, पड़ोसियों को, बीकानेर में क्या हो पाएगा तुम्हारा, बीकानेर से क्या होगा तुम्हारा, आप बाहर जाओ बाहर जाओ। और वो बच्चे वहाँ चले गए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खराब किया, फिर यहाँ रहे। तो मुझे वो तो तकलीफ नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, पर मुझे तकलीफ ये है कि वो उनका 2 साल खराब हो गए, उसके बाद आ रहे हैं। वो जो होता है ना, घर में खाक में छोरो और गाँव में हीरो, वो वाली बात है। उन भरोसा नहीं कर पाते ना। हाँ, पता नहीं क्यों। अब हो रहा है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हम रिजल्ट दे रहे हैं, सर रिजल्ट ही भरोसा क्रिएट करता है। जैसे-जैसे रिजल्ट आ रहा है, बच्चों का भरोसा है। और अभी मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं सर, जैसे बीकानेर का बच्चा जा रहा है जयपुर पढ़ने। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो जयपुर में ही रहते हैं, जयपुर में ही पढ़ाई हुई है, और वो कोचिंग ऑनलाइन जयपुर से यहाँ ले रहे हैं सर। दिल्ली के स्टूडेंट हैं सर। अब मेरे को होती है खुशी सर इस चीज़ की, तो होता ही है थोड़ा बहुत तो, कि आप मेट्रो सिटीज़ में हो, आप जहाँ लोग जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हमारा बीकानेर छोड़ के, वहाँ से आप क्लासेस ले रहे हो, तो ये सर काफ़ी आनंदित करने वाली चीज़ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जयपुर और दिल्ली रहते हैं, स्टे वहाँ कर रहे हैं, और वो यहाँ रह रहे हैं, मेरे से क्लास ले रहे हैं। नवरत्न सिंह जोधा का फ्यूचर प्लान क्या है? एक कंप्लीट लॉ हब सर इन बीकानेर। बीकानेर से बाहर नहीं? बीकानेर से बाहर नहीं सर, कभी नहीं सर। बीकानेर से मेरा किसी को जुड़ाव लॉ का भी पढ़ना है जी। तो बीकानेर पढ़े, सिर्फ। और गैप भी पढ़ना है तो भी बीकानेर पढ़े। जी सर। ये टारगेट है। जी सर। कब तक पूरा कर लोगे इसको? बहुत जल्द सर। ज़्यादा नहीं। देखो सर, फाइनेंशियल मैं कोचिंग से कुछ लेता नहीं हूँ, तो मेरी जॉब है, और मैं चाहता हूँ कि मैं घर से भी कुछ ना लूँ, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मेरे को ही बिल्डअप करना पड़ेगा, तो उसमें लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल के अंदर सर एक अच्छा प्रीमिसेस लेके कंप्लीट सर लॉ हब। उसमें आरजेएस फाइनल ईयर के बाद नहीं, जैसे मैं खुद ज्वाइन किया तो मैं बहुत लेट था, मैंने तैयारी की एलएलबी होने के बाद। तो मैं चाहता हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर से बच्चे तैयारी करें। कुछ बच्चे हैं जैसे वो जो मैं बात कर रहा था, जेलो हैं अभी डब्ल्यूजी ऑफिसर, वो मेरे पास एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए थे, 2 बच्चे गाँव के, कुलायत गाँव है। कुलायत गाँव में उन्होंने 2-4 वकील थे, उनसे बात की कि सर एलएलबी करनी है, कि तुमसे नहीं होगी, क्योंकि उन बच्चों के नंबर थे यही 46-47 बीकॉम में, बीए में। वो फिर भी आए ज़बरदस्ती। वो 60 किलोमीटर बच्चे बीकानेर अप डाउन करते थे कॉलेज के अंदर, वो डेली। वो मेरे से मिले और उन्होंने कहा सर पढ़ाई करनी है। मैंने कोरोना में एकदम फ्री क्लासेस, बैठे ही थे, सारे बच्चे भी खराब हो रहे थे, कॉलेजेस लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा बच्चों का फ्यूचर एकदम ही बर्बाद हो जाए। मैंने ऑनलाइन फ्री क्लासेस स्टार्ट की। कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, किसी भी कॉलेज का हो, कोई फीस नहीं, और आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तब वो बच्चे मेरे से ज्वाइन हुए, और फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुए सर। 2 बच्चे थे कोलायत के, दोनों फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड रैंक, सेकंड ईयर में फर्स्ट सेकंड रैंक, फाइनल में फर्स्ट सेकंड रैंक, एलएलएम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड रैंक, और एलएलएम फाइनल में भी फर्स्ट सेकंड रैंक, और एलएलएम होते होते वो जॉब भी लग गए। और जब मैं उनके गांव गया सर, थोड़ा सा मेरी एज भी उस अकॉर्डिंग नहीं है कि एक लॉ का टीचर कहा जाए, और ना मैं दिखता हूँ ऐसा सर। तो जब हम गांव गए सर, 200 आदमी मालाएं लेके, साफा लेके वेट कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति का जो थोड़ा एज में होगा, थोड़े बाल धुले होंगे, थोड़ा डेकोरम में अच्छा, होगा। उनको तो आइडिया ही नहीं था। मैं चला गया वहाँ, हम हाँ। 2 गाड़ियों में भरीज के गए, सारे हम लड़के ही, क्योंकि हम
टीचर्स भी वहाँ भी जो मैनेजमेंट है या जो भी है कोचिंग में वो भी मेरे साथ के दोस्त ही हैं। तो हम चले गए तो उनको पूछा कि भाई वो प्रिंसिपल सर कहाँ है। गांव वाले तो ऐसे तो नहीं समझते कि टीचर या हाँ, उन्होंने एक ट्यूटर। सोचा होगा बाल वाइट होंगे, हाँ, कुछ बुजुर्ग बड़ा आदमी होगा। और वो ये भी सोचे कि कॉलेज के होंगे, तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल सर कहाँ है। हाँ, ये तो तेरे दोस्त तो आ गए सारे, वो कब आएंगे? तो कह रहा था ना आ रहे हैं 5 मिनट में, कि यही है। तो एक बार तो उनको लगा कि इसके लिए हम इतने सारे लोग खड़े हैं और ये कैसे बढ़ा सकते हैं और ये कैसे कर सकते हैं। फिर सर उन्होंने जो मान सम्मान दिया, मेरी कमाई सर वही है। मेरे साथ भी जो गए वो भी भावुक हो गए और उन्होंने भी कहा सर जीवन तो हो तो ऐसा हो, नहीं तो पैसा मोह माया तो बहुत भी चीजें हैं। 200 गांव के लोग इतनी उम्मीदों के साथ, उस गांव में कोई इतना बड़ा अधिकारी था ही नहीं सर। वो लगे वो उम्मीद सर फिर मेरे को और मोटिवेट करती है कि मैं ऐसा ही कुछ करूँ। और मेरे पास ऐसे ही बच्चे ज्यादा आते हैं जो एकदम से सब चीजों से एकदम पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट सामान्य नहीं परिवार है, से। सामान्य परिवार और सामान्य एजुकेशनल बैकग्राउंड भी। तो आपका ये टारगेट है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही बच्चा मेरे पास आ जाए, ऐसा करके कुछ प्लान कर रहे जी हो? सर, कंप्लीट लॉ हब। और आपको तब से जरूरी नहीं है आरजेएस के लिए, जुडिशरी के लिए, लॉ के नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल एडवोकेट प्रोफेशन बहुत शानदार प्रोफेशन है, उसके लिए एक बच्ची है सुहानी जी दीक्षित जी, वो 12th पास होते ही मेरे पास आ गए थे। और अभी उनका भी सेम है, एमजीएसयू फर्स्ट सेम टॉपर, सेकंड सेम टॉपर, थर्ड सेम टॉपर, फोर्थ सेम टॉपर, फिफ्थ सेम टॉपर, सिक्स सेम टॉपर, अभी तक 6 सेम तक शायद आए हैं वो, और हर सेम टॉपर है। और वो बच्ची कहती है मेरे को नहीं करना आरजेएस। मैंने कहा मर्जी है, क्या दिक्कत है, आरजेएस कहाँ है? मैं लगता तो भी मैं नहीं करता, इतनी जरूरी क्या? ये मिसकंसेप्शन है कि हाँ भाई जॉब ही हो, ऐसा हो, जो खुशी जिसमें खुशी। ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि पिछले 10 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा है और डीमोटिवेट नहीं हुआ, पिछले 1-2 सालों में जी सिलेक्शन हो गया? जी, नाम मैं नहीं लूंगा जी। पर ऐसे हैं 2-3 बच्चे हैं, मैंने देखा उनको सिर्फ पेपर दे रहे थे वो, और 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, सब लोग कहने लगे कि ये तो सिर्फ एक कि बाबुन ब्याह करना है जन बताओ है कि आरजेएस की तैयारी करें। सगाई सॉरी हो जैसी। सगाई सोरी हो जैसी। हाँ। तो लोगों ने ये तक कहा उनको, उन्होंने इग्नोर किया सर। और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा था कि वास्तव में 4 साल, 5 साल, 6 साल उन्होंने बस छोड़ा नहीं, ये डिमोटिवेट नहीं हुए, लोगों के कहने में नहीं आए, उन्होंने छोड़ा नहीं और सिलेक्शन हुआ सर। अभी तो पिछले 2 साल से पेपर भी बहुत ईजी आ रहे हैं। वो बच्चे जिनकी तैयारी थी, अगर वो शायद नहीं छोड़ते तैयारी करना तो वो भी सिलेक्ट हो जाते सर। कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी ही कीवर्ड है सर सक्सेस का, और कोई नहीं है। मैं आज 2-5 दिन की भी बात करें तो मैं आज भले ही 12 घंटे पढ़ लूँ, कल नहीं पढ़ूँ, परसों नहीं पढ़ूँ, तो वो 12 घंटे वेस्ट जीरो हो गए। खेल सारा कंटिन्यूटी का है सर। कंटिन्यूटी नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है और मेरा फेवरेट सवाल भी है और बच्चों के लिए भी काम आएगा वो, कि एक बच्चा है उसको चाहे जज बनना है, जेएलओ बनना है, एपीओ बनना है, जो भी, वो प्रॉपर कैसे तैयारी शुरू करे, कहाँ से करे? सर मुझे लगता है नींव ही स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली चीज आप तैयारी स्टार्ट करो जब भी। आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर जल्दी हो रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं कि हाँ भाई 12वीं के बाद ही, हम तो समझ ही नहीं पाते थे करना क्या है, कैरियर क्या चूज करना है। आजकल बच्चे 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में भी ये सोचने लग जाते। और अगर आपका जुडिशरी की तरफ कैरियर का सोच है तो 12वीं के बाद से ही आप तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब तो BL LLB हो रहा है सर, ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं। और जो भी बच्चा स्टार्ट करे, जरूरी नहीं कहीं कोचिंग ले। मैं जो कोर मेरी तैयारी है वो बिना कोचिंग के थी। हाँ, हालांकि मैं गाइडेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए कोचिंग होती है, परंतु जो कोर मेरी तैयारी है वो सर सेल्फ स्टडी है, और सेल्फ स्टडी से सब कुछ होता है सर। और दूसरा, बुक्स की जरूरत नहीं है। जो पहली नींव है वो डायरेक्ट है, जो कानून है, जो मूल कानून है वही पढ़े बच्चे। तो मेरे हिसाब से अगर 12वीं से कंटिन्यूटी से आप करोगे तो कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर आप फेल हो जाए। LLB होते होते आपका, जब भी आप एलिजिबल होगे जुडिशरी के लिए, आप वहाँ सेलेक्टेड है। जुडिशरी नहीं, आप APO में जाना चाह रहे हैं, जेलों में जाना चाह रहे हैं, प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, सब जगह आप झंडे ही गाड़ के आओगे। 12th करने के बाद बच्चा बहुत अर्ली एज में होता है जी। उस समय कानून समझ में आता नहीं है, तो पढ़ना कैसे स्टार्ट करें? मेरा बैकग्राउंड या मेरे घर में या कोई भी ऐसा नहीं था जिसको लॉ का नॉलेज हो, दूर दूर तक कोई नहीं। मैंने कानून को लेमन लाइफ से ही कनेक्ट किया हमेशा। जो मेरे आमने सामने हो रहा है वो सर लॉ ही तो है सर। बच्चा क्यों ना समझे, सब चीज लॉ है। आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, मैं राइट साइड पे गाड़ी चला के चल रहा हूँ तो वो लॉ का उल्लंघन कर रहा हूँ मैं। वो लॉ ही तो है कि मुझे कहाँ चलानी है, लेफ्ट में चलानी है, आपको बत्ती पे रुकना है। हर जगह, हर 24 घंटे हम कानून से बंधे हैं और कानून सबको आता ही है।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर मेरे को आपका पेन चाहिए, दुकान पे बच्चा गया पेन चाहिए, 10 रुपए में पेन है, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही तो पढ़ रहा है वो, कानूनी है वो। आपने 10 रुपए दिए और उसके बदले उसके पेन बदले लिया। में पेन लिया, दोनों सहमत हैं, सक्षम पक्षकार हैं, ये जो कानून की चीजें हैं वही वहाँ है। फिर उसने बिल काट के दिया, उसमें जीएसटी लगा या टैक्स लगा, जी जो भी, जी जी ये भी कानून है। जी। और वो आप कनेक्ट कर पाए लॉ से तो समझ आता है बच्चे को। मेरा तो सिंपल से पैटर्न है, मैं तो हर चीज, हर एग्जाम्पल, किताब, कोई किताब आज तक नहीं खोली बच्चों के सामने। जो भी समझाना है, जो भी बताना है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे। मेरे जीवन में बहुत इंसिडेंट हुए, या तो मैं उनसे बता देता हूँ, या जो मैंने देखे हैं उनसे बता देता हूँ। एक एक सेक्शन, एक एक क्लोज, वो कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं से किसी रियल इंसिडेंट से। बच्चों को समझ भी आता है सर। तो बच्चों को लॉ को ऐसे हवा नहीं बनाने, लॉ है, ये लेमन लाइफ है, जो आप आसपास देख रहे हो वही लॉ है, सब कुछ वही है। आईपीसी के अपराध अपन होते देखते हैं, अपन रोज देखते हैं, सजा मिल रही है। आप टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उनके अंदर भी आप दफा इसके तहत आपको ये सजा सुनाई जा रही है, लॉ ही तो है सारा। अच्छा, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम रहती है। इंग्लिश मीडियम है उसके लिए हिंदी प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम है उसके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम। सर पिछले कई सालों से जो मैंने देखा है, बच्चों के सिलेक्शन नहीं होने का कारण वो लॉ नहीं है, वो है लैंग्वेज ही सर। बच्चे लॉ पे इतना फोकस करने लगते हैं कि लैंग्वेज को दरकिनार ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि बच्चों के अभी भी जो आरजेस के आपने जिक्र किया लास्ट पेपर की, लॉ में इंग्लिश में बच्चों के नंबर है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जो जज बने, जो आरजेएस में जिनका सिलेक्शन हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, वो रहने का कारण क्या है सर? पीछे रहने का कारण कि उनके नंबर लैंग्वेज में कम है। लॉ के अंदर आप पढ़ रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हो। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेंस के अंदर सर 100 नंबर का सिविल का पेपर होता है, 100 का क्रिमिनल का, और 100 हिंदी इंग्लिश। मैं उनको कहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी पढ़े हो और पढ़ के आपने 160 नंबर का ही पढ़ाई किया है, क्योंकि सर लॉ में भी 20 नंबर जजमेंट राइटिंग सिविल, 20 नंबर जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल, 200 में से भी वो 40 आप पहले हटा दो, तो आपने 160 नंबर की तैयारी की आज तक। बच्चे जो मेरे पास साल साल भर पढ़ रहे हैं, मैंने कहा आपने तैयारी 300 में से 160 की आप क्या ले आओगे? बचाओ, आपने 140 तो कभी देखा ही नहीं। तो बच्चे लैंग्वेज तो बिल्कुल, जजमेंट राइटिंग तो फिर भी मैं जबरदस्ती करा दूं, लैंग्वेज तो देख ही नहीं रहे। इसलिए इस बार हमने भी फोकस किया है कि कोचिंग के अंदर लॉ के साथ साथ जो आपकी लैंग्वेज के टीचर हैं वो भी थोड़ा सा तरीके से और जो प्रॉपर गाइडेंस है उसके साथ पढ़ाएं। तो लैंग्वेज को भी स्टार्ट से सर, जैसे लॉ को पढ़ रहे हो वही टाइम शेड्यूल एक बनाया जाए। जैसे 5 घंटे में लॉ पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटे हिंदी और इंग्लिश को भी समय देना चाहिए सर। नवरत्न सिंह जोधा बहुत सारे बच्चों के फेवरेट टीचर हैं, पर नवरत्न सिंह जोधा के कौन फेवरेट टीचर है? बहुत सारे हैं सर। पढ़ाई में तो नहीं सर। मैं जो सीखा हूँ, मैं जो मेरे में थोड़ा पेशेंस आया है, मैं जैसा हूँ वैसा कभी था नहीं सर। आज से पहले मैं जैसे कॉलेज के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, अभी एलिमनी प्रोग्राम था, तो उसमें एक महेंद्र जी कल्ला साहब को बुलाया था, एक लक्ष्मण जी राघव है आपके पता, उनको बुलाया था, और तीसरा मेरे को बुलाया था। वहाँ उनका इंट्रोडक्शन ऐसे हो रहा है कि ये सर आए हैं, इन्होंने जीवन में ये किया है, वो किया है, वो किया है। मेरा इंट्रोडक्शन टीचर दे रहे हैं, ये कॉलेज आए थे सबसे बदमाश आदमी था। इन्होंने जीवन में इतना, मतलब जब मैं इलेक्शन भी लड़ रहा था तो पुलिस वालों ने कहा इसे कहाँ इलेक्शन फाइट करवा रहे हो, आपका कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लिया तो मेरे स्कूल के टीचर आके बोले कि आपके कॉलेज को खत्म कर देगा ये आदमी, अब कहाँ एडमिशन ले रहे हो आप। तो उस व्यक्तित्व से मेरे व्यक्तित्व में जो चेंज किया, उसके लिए सबसे ज्यादा सर मेरे जीवन में योगदान है रामपुरिया लॉ कॉलेज का। सर क्या स्टाफ है, आप समझ से बाहर है। मेरे जैसे आदमी को उन्होंने इंसान बना दिया सर। कुछ अचीव किया मैंने नहीं किया, पर मेरे जैसे आदमी को इंसान उन्होंने बनाया सर। एक सर और भी नाम लेना चाहूँगा जिनका मैं ले चुका जी, वो भी पढ़ाई के कारण नहीं, उनके मेरे जीवन में एक एहसान समझो। जब मैं CS में जो फर्स्ट पार्ट होता है फाउंडेशन, वो मैंने दिया यहाँ पे कोचिंग से, नाम नहीं लूँगा, तो उनको पता लगा ये तो एडमिशन पहले तो गलत ले लिया, मैं पास हो गया गलती से उनकी नज़र में। तो मैं गया एग्जीक्यूटिव के लिए, सर एडमिशन, तो उन्होंने कहा सीट्स फुल है। मैंने हाथों हाथ मेरे एक फ्रेंड से करवाया फ़ोन कि पूछो, उन्होंने कहा कल ही एडमिशन स्टार्ट हुआ है, सारी सीटें अवेलेबल हैं, आ जाओ। आपको नहीं देना था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये मेरे ही कारनामे है। मैं पूरे बीकानेर घूमा सर, कोई तो पढ़ा दो, किसी ने नहीं पढ़ाया। तब एक सर थे मुदित सर, उसने कहा आ हीरो मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। उनके पास मेरे वास्तव में टीचर आके गए कि आप खराब कर रहे हो अपने कोचिंग में। उस आदमी ने कहा होने दो,
आदमी को मैं देखूं तो सही, मैं आपके कहने पे कैसे विश्वास करूं? और सर वो चीज मेरे में भी वहीं से है। मेरे को कोई भी किसी भी बच्चे के बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखूंगा, मैं परखूंगा, मेरे हिसाब से वो सही है तो सही है। अब मेरा तो जीवन का फंडा भी यही है, किसी व्यक्ति से कोई कुछ भी कह रहा है पीछे से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं देखूंगा, मैं ही परखूंगा और मैं ही बताऊंगा वो कैसा है मेरे लिए सर। पीछे वाली लाइफ आपका पीछा कर रही है कि छोड़ दिया आप? नहीं, छोड़ दिया सर, लगभग छोड़ दिया। योगदान वही रामपुरिया लॉ कॉलेज टीचर बाल मुकुंद सर, रितेश सर, अनंत जोशी सर, हमेशा सर सपोर्ट किया। बहुत ही अलग इंसान, मेरे को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जब कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको लगा ये खराब करेगा। मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो कर सकता था सब कुछ किया वहाँ पे, और वो सब उन्हीं का ही कारण था सर। उनका बात करने का तरीका, एक होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे को कहे तुम गलत कर रहे हो, वो कहते हैं नहीं बेटा तेरे पे शोभा नहीं दे रहा, ये नहीं कहेंगे तू गलत है यहाँ पे, वो कह रहे हैं तेरे जैसे आदमी पे, इस बैकग्राउंड से आए हो, इतना अच्छा घर है, परिवार है, समाज है, और आप ऐसे कर रहे हो तो ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कह के उन्होंने सुधारा है सर। अच्छा, उन लोगों का फोन आता है कि नहीं आता पिताजी के पास अब? आता है सर, क्यों नहीं आता, वो मेरे फैमिली मेंबर ही है, वो मेरे पिता समान ही है सर। वैसे तो आपको सुधारने में उनका भी बड़ा रोल है। पिताजी का जिन लोगों ने कहा कि कहाँ से पेपर खरीदा, नहीं, न्यूज वो ये बात पैसे नहीं। दे करके छपवाई या वैसे छपवा ली? नहीं सर, उन लोगों का कोई फोन नहीं आता, वो बातचीत भी नहीं करते। कुछ लोग जो बुरा बोलते थे वो जरूर अब एग्जाम्पल देने लगे कि वो उसको देख लो, पढ़ाई तो उसको कहते हैं, पढ़ना उसे कहते हैं, जुनून उसे कहते हैं, तैयारी उसे कहते हैं। तो कुछ वीडियोस मेरी ऑनलाइन जाती है, कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग जाती है, तो वो जरूर बातें सामने आ जाती है कि हाँ पिताजी के पास ऐसा कोई फोन। पिताजी बहुत खुश हैं। अभी जेएलओ के जब सिलेक्शन हुए थे तो इंटरव्यू के लिए कुछ न्यूज रिपोर्टर आए थे कुछ जी। तो मेरे पिताजी पूर्णतः इन्वॉल्व हैं उस चीज में। उनके भी भाव हैं कि बच्चे सेलेक्ट हों, उनको क्या मतलब सर, भी वो आते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि भाई क्या कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे की कोचिंग से इतनी सिलेक्शन है? तो उन्होंने बोला मैं तो इसको छोड़ चुका था कि ये तो खत्म आदमी है। 2 बच्चे हैं, उनमें से एक पे ही उम्मीद थी कि जो करेगा वही है, और उसी के आगे पीछे हम उसी को पढ़ाने का सोच रहे थे। इसका तो हमने सोच चुका था कि ये तो किसी लायक ही नहीं। तब पिता के भाव भी सामने, मुझे तो उस दिन पता लगा कि वो मेरे बारे में ही सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब बहुत खुश है वो। फिर दूसरे लोग तो सोचने ही थे। जी सर। आपने कारनामे ही ऐसे किए। इतने भी खराब नहीं थे सर। नहीं, कोई न कोई तो बात थी। दिव्यानी जी के पिताजी आए थे जी। सिलेक्शन के बाद, बहुत खुश थे, होना भी स्वाभाविक है सर। गले मिले, मेरे भी भाव वहाँ जनरेट हुए। मैं आंख में से आंसू नहीं निकालता सर, कभी नहीं निकालता। उस दिन भी निकले तो नहीं, पर वो आते आते बचे भी नहीं। उन्होंने बोला कि दिव्यानी आज से 1 साल पहले मेरे को फोटो दिखाई। हमने कहा तू कहाँ जा रही है पढ़ने? कि सर नवरतन सर के पास। कौन है, दिखा तो सही। तो उन्होंने मेरी फोटो दिखाई। तो मैं सर पहले कॉलर खड़ी रखता था, लॉन्ग शूज पहनता था, 2-2 3-3 बटन खुले रखता था। हीरो स्टाइल में। जी, हीरो तो क्या, वो गलत ही थी स्टाइल। तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने फोटो दिखाई कि फोटो दिखाओ। तो उन्होंने दिखाई तो कि यहाँ कहाँ जा रही, तू तो खराब हो रही है, मैं तो नहीं भेजूंगा यहाँ पे, आप जयपुर जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, पिताजी ऐसा नहीं है, पढ़ाते बढ़िया हैं और ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे को विश्वास तो नहीं हुआ, पर अब बच्ची सेलेक्ट हुई है तब विश्वास हुआ कि उस दिन दिव्यानी सही कर रही थी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि आपके पास आए। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर मेरे RSMM में है। माताजी होम मेकर है। जी सर। ब्रदर आपके बाहर रहते हैं, इंजीनियर है वो अभी सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कोरोना से। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी सर। और वो फ्रेंच कंसल्टेंट है IT कंपनी के अंदर। अच्छा। फुजित्सु नाम की कंपनी है जापान की, उसमें। और भाभी साहब भी होम मेकर ही है। 2 बच्चे हैं भैया के, बस इतने ही लोग हैं सर। भाई का क्या कहना है? बहुत ज्यादा खुश है सर मेरे से। वो मेरे पिता की तरह ही है, कभी बोला नहीं, ना उन्होंने ना मैंने, पर उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, मेरे नज़रों में उनका, उनकी नज़रों में मेरा। और मेरे पिताजी और भैया मेरे को ऐसे ट्रीट नहीं करते कि छोटा है या बेटा है या कुछ। मेरे घर में जो डिसीजन है, जो बड़े काम है, वो हमेशा मेरे पे ही डिपेंड रखते हैं। और कभी भी ऐसा मेरे से तू करके बात नहीं की सर, कभी किसी ने। बड़े भाई ने भी? नहीं, कभी नहीं सर। मजाक मजाक में कभी ऐसे बोल देते हैं, बाकी वो पिताजी नहीं करते सर। बड़े भाई छोड़ो, पिताजी भी कभी तू करके बात नहीं करते। मेरे वो बनता है सर वापस उतना सम्मान देना। और मेरे लिए तो जीवन वही लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त, बच्चे और माता पिता।
बाकी मेरे को सर कौन कितना बड़ा है, किस ओहदे का है, कौन है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मेरा जीवन उन्हीं से है, उन्हीं तक है सर। 2021 में जब आपने इंटरव्यू दिया जी। आरजेएस का, आपने मॉक इंटरव्यू दिया उस समय? जी सर, मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने गया था, पर 1 दिन में ही सर वापस आ गया, मैं जयपुर गया था। कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने मेरे को पूछा कि आप क्या-क्या बोलोगे? जनरल उन्होंने बातें पूछी। अब अपने बारे में बताओ, तो मैंने जी। बताया, मैं 5-6 साल से कॉलेज इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। मैंने सीएस भी टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक थी। उन्होंने बोला कि अगर आप इलेक्शन का बताओगे तो ये नेगेटिव जाएगा कि आप यूथ में लड़ाई दंगे बहुत होते हैं, तो ऐसा कुछ मत बताना आप। दूसरा सीएस का इसलिए मत बताना कि अब आपको सीएस की बातें याद है क्या? मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं। 2014 में जो चीज़ पढ़ी है वो 2021 के अंदर मुझे क्यों याद होगी? मैंने कहा जनरल कुछ बातें हैं तो वो तो भूले ही नहीं भूल सकता आदमी जो समझा है, बाकी रटा हुआ तो कुछ भी नहीं है सर। तो क्या फिर आप ये भी मत बताना कि आप सीएस टॉपर रहे हैं। मैंने उनको कहा सर मैंने जीवन में 2 ही अचीवमेंट है छोटे-मोटे। एक तो मैं पॉलिटिक्स के अंदर मैंने चुनाव चुनाव जीते लड़ा और जीता। और दूसरा मैंने सीएस में टॉप किया और जिनमें मेरा तो मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वो भी मैं वहाँ छुपाऊँ, तो ऐसा छुप के मुझे दिखावे का आरजेएस तो बनना भी नहीं है सर। अगर ये मेरी कमी है, तो इस कमी के साथ मैं वहाँ जाऊँगा और मैं उनको बोलूँगा मेरी ये कमी है, मेरे को मत लो भाई, क्योंकि मेरे में ये कमी है। अगर उन्हें कमी लगेगी तो। मैं कुछ नहीं छुपाने वाला, मैं जैसा हूँ मैं वही बताऊँगा, सेलेक्ट करें नहीं करें, मैं जैसा हूँ उसको सेलेक्ट करें ना। नवरत्न सिंह जो दिख रहा है उसे सेलेक्ट ना किया जाए, नवरत्न सिंह जो है उसे सेलेक्ट करो। मैं उस दिन के बाद वहाँ कोचिंग में गया ही नहीं, मैंने वापस बीकानेर आ गया और सेल्फ ही स्टडी की और सेल्फ ही इंटरव्यू दिया सर। अच्छा, वो एक दिन इंटरव्यू दिया उनको। जी सर। जब आप इंटरव्यू देने गए, तब वहाँ क्या पूछा हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट में तो सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इंटरव्यू में पैनल में सबीना मैडम थी, ऑनरेबल जस्टिस जी। सबीना जी का बेंच था। एक जज साहब थे और एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा एविडेंस एक्ट का, कि मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा और आपको जवाब जो मर्जी है उसमें दो। मेरे को हिंदी आती नहीं है, मैं इंग्लिश में पूछूंगा। उन्होंने पूछा करेक्टर व्हेन रिलेवेंट, एविडेंस का क्वेश्चन था। और मेरा थोड़ा सा ईगो थोड़ा सा अजीब सा है, मैंने कहा ऐसा कैसे, हिंदी में क्यों देंगे, हम भी इंग्लिश में ही बोलेंगे। दूसरे जो जज साहब थे, उन्होंने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे, तो वो भी इंटरव्यू मेरा सेम ही गया, उसमें भी उन्होंने मेरे को वेरी गुड ही बोला। और मैडम थी, मैडम तो बच्चा एविडेंस हो सकता है क्या, ऐसी बातें कर रही थी। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा ही गया था सर। मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जुडिशरी में थोड़े कम ही होते हैं सर व्यक्तिगत सवाल। और बच्चे ये भी गलती करते हैं, जुडिशरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो नेट पे इंटरव्यू देखते हैं, यूट्यूब पे इंटरव्यू देखते हैं, अपना दिमाग खराब, सीढ़ियाँ कितनी थी, बटन कितने हैं आपके, ये अजीब-अजीब अंदर सी कैसे जाना है, हाँ, आपको बैठना आपका कैसे रोल है? नंबर क्या था, हाँ। ना के बराबर सर। जुडिशरी में ऐसा नहीं है। उनको जानना है कि आप हो कौन। 2 चीज़ चेक होती है सर किसी भी एग्ज़ाम में, एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड। मैं क्या पढ़ता हूँ, मेरे को क्या आता है वो चेक हो चुका। प्री हुआ है, मेंस हुआ है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ सब चेक हो चुका। अब मैं हूँ कौन, वो चेक होने वाला है इंटरव्यू के अंदर। बच्चा वहाँ भी रट के जा रहा है ये चीज़ें, बटन, सीढ़ियाँ, मेरे को तो वो समझ ही नहीं आता सर। आप कौन हो, आप रियल कौन हो, आप छुपा, उन्हें सब पता है सर। वो आम व्यक्ति नहीं है, वो हाई कोर्ट जजेस है सर। उन्हें सब पता है आपके बारे में। आप छुपाओगे, आप होशियार बनोगे, आप सिखाई हुई बातें पढ़ के जाओगे। आपको जो इंटरव्यू क्लासेस ली उनमें जो बताया गया है, इस क्वेश्चन का ये जवाब देना है, उनको पता है ना सर, ये बच्चा ये जवाब देगा क्योंकि हर सेम ही बता रहे हैं। तो मैं तो बच्चों को साफ कहता हूँ, आप जो रियल हो वो बोलो, उनसे बचोगे नहीं आप। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर बच्चों को एकदम मेरी तरह नहीं होना चाहिए, जो मैंने बोला जेलों के इंटरव्यू में। परंतु उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए, भाषा का मर्यादित ध्यान रखते हुए जो आप हैं, वहीं बोले तो ज़्यादा बेहतर है। आपको यदि वो पूछते कि आपने क्या किया लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें बता दें? 100% बताता सर, क्यों ना बताऊँ सर। मैंने कोई गलत काम किया हो, मैंने पाप किया हो तो समझ आता है। मैं सर मुझे याद है वो 2 महीने जो मैंने सीएस की तैयारी की, मैं भूल ही नहीं सकता सर। मैंने क्या पढ़ा, मैं एक कोने में कमरे के अंदर जो स्टोर रूम होता है सर, वो था हमारे घर में। उसमें मैं कोने में पड़ा रहता था 24 घंटे सर। घरवाले जैसे जेल में रोटी दे के जाते हैं वैसे रोटी दे के, पिताजी तो ये तक कहने लग गए, बेटा पागल हो जाएगा तू, मत पढ़, अपने को ज़रूरत क्या है पढ़ने की, अपने काम धंधा करेंगे, सब करेंगे। पिताजी तो इस स्टेज पे आ गए, पर मैंने कहा नहीं, मुझे उन लोगों को दिखाना है जो आप पे उँगली उठा रहे हैं कि औलादें खराब कर दी इस आदमी ने। तो पढ़ाई की सर और रिजल्ट भी आया उसका। इलेक्शन में भी खूब तैयारी की आपने?
मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ जाऊँगा 100% दूँगा सर। कोई भी चीज़ हो, पढ़ना था तो 100%, पढ़ाना था तो 100%, मैं मस्ती करूँगा तो सर उसमें भी 100% और इलेक्शन भी 100%। रात दिन एक कैसे होते हैं, खाना क्या होता है, मैं सब भूलता हूँ सर। कोई भी काम करवा लो मेरे से, मैं दूँगा 100% ही। आप मुझे अब बच्चों के पेपर होंगे, बच्चे कहेंगे पूरी रात पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊँगा, पूरा दिन पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊँगा। इलेक्शन में भी सर वैसे ही है, 2-3 बजे रात को भी हम कॉलेज इलेक्शन में सर कोई इतना नहीं करता। हमारे जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके वोट हैं बाड़मेर के 2, ब्यावर के 2। मैं एक-एक के घर गया सर मेरे इलेक्शन के टाइम। बाड़मेर, ब्यावर भी गए? ब्यावर 2 वोट के लिए ब्यावर। अजमेर और इधर हर बाड़मेर। जगह फड़ौदी, बाड़मेर, आप कोलायत, जहाँ भी जो भी पड़ता है। हरियाणा के लोगों से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मैंने कहा आप लोग पधारो, उनको मेरे घर रखा मैंने कहा आप पधारो, आप वोट वोट के इतनी दूर क्यों आए वोट देने में, मेरे लिए आओ। उसके बाद आपको कभी कॉलेज के अंदर बेफालतू में कभी नहीं आना पड़ेगा, आपका सारा काम मैं कराऊंगा। एक बार आप आओ, 10 बार आपका आना मैं बंद कराऊंगा। तो लोगों ने विश्वास किया सर। करना नहीं चाहिए था उस साल तो, परंतु किया और मैंने मेरा जितना भी हो सकता है 100% सर लोगों को रिटर्न भी किया। आपने वो चुनाव सिंबल से लड़ा? जी सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़ा सर, एबीवीपी ABVP से। मैं मेरी शुरुआती एजुकेशन आदर्श विद्या मंदिर में हो रखी है सर, अनूपगढ़ में, और ABVP से संघ से मैं बचपन से जुड़ा हुआ भी हूँ। तो हालांकि हमारे को चुनाव जीतने से ज़्यादा ABVP की टिकट लेने में थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि उस वक्त कॉलेज के अंदर 2 पार्टियां थी। एक जो ABVP से हमेशा लड़ रही थी और जीत रही थी, एक जो NSUI से थी और हार रही थी। तो जीतने वाले की टिकट काट के मुझे दें, पॉसिबल नहीं था। उनकी तरफ से भी एक कैंडिडेट था, पर हमने जब 100% मतलब 100% ही सर, हमने टिकट भी लाए और हम जीते भी। तो वैचारिक रूप से आप संघ परिवार के? जी सर। 8th क्लास में था तब से सर ABVP के कार्यकर्ता बना रहा हूँ। जब 1-1, 2-2 रुपए की रसीद कटा करती थी, इसके लिए स्कूल जाके हमने कार्यकर्ता बनाया सर। 2014 में मेरे इलेक्शन के बाद कॉलेज में जितने भी इलेक्शन हुए, हमेशा ABVP का ही अध्यक्ष बना। आज तक कोई और अध्यक्ष नहीं बना सका। पॉलिटिक्स करनी है आपको? नहीं सर। विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर, नहीं बनना? नहीं सर। फिलहाल तो मेरा उद्देश्य एक बीकानेर, एक कंप्लीट लॉ हब, बस। बीकानेर से मेरा जुड़ाव सर अलग ही है, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाने की कोशिश की, मुझे समझ आया बच्चे बाहर जाते थे, मैं खुद पढ़ने बाहर गया हूँ सर। मैंने वो सिचुएशन देखी तो मुझे लग रहा बीकानेर में ही होना चाहिए, और मेरे बच्चे या बीकानेर के बच्चे बाहर ना जाए। मैं भी जयपुर जा सकता हूँ, मैंने आपको ये बताया नहीं। कुछ समय पहले मेरे पास भी एक नामी कोचिंग है, वो RJS की फील्ड में जाना चाह रही है, तो उनका कॉल आया और बहुत अच्छा ऑफर था। बीकानेर की कहीं बाहर की? बीकानेर में खोलना चाह रहे थे। अच्छा, कोचिंग बाहर की है? बहुत बड़ा नाम है सर। ओके। और उन्होंने मेरे को 2 ऑफर दी, जॉब छोड़ो और दूसरा पढ़ाना भी छोड़ो। सब कुछ हम, और बहुत, मैं सोच भी नहीं सकता इतना पैसा था। घर पे भी कभी नहीं बताया, क्योंकि बताता तो वो तो करवा देते ज्वाइन। मैंने साफ मना किया। उसका प्रभाव सर बच्चों पे ही पड़ना है। वो मेरे को तो क्या पे करेंगे, उससे 100 गुना उनसे वसूल करेंगे सर। और बाहर भी ऐसा ही हो रहा है, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कोर्स हो रहे हैं। 6 महीने में सर RJS का कोर्स है, जज थोड़ी कैसे बना सकते हो आप? कोई चपड़ासी की भर्ती तो है नहीं। मैं साल सवा साल बच्चों को ढंग से प्रिपेयर होते हैं, फिर 1-2 महीने सेल्फ स्टडी, फिर उनका जाके सिलेक्शन होता है। वहाँ तो बाहर तो यही प्रोफेशन है कि कोर्स जितना जल्दी कराओगे उतना जल्दी नेक्स्ट बैच आएगा, जितना जल्दी नेक्स्ट बैच है उतनी सैलरी ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ सर बीकानेर, क्योंकि मैं जब बाहर गया तो 700-700 स्टूडेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर आप पे गौर कर नहीं रहे हैं, कोई पढ़ाने का वो नहीं है कि आपका कोई बच्चे से मतलब है, कोई रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सर सब कुछ बीकानेर ही हो, जो भी बाहर के बच्चे हैं वो आए बीकानेर, ना कि बीकानेर के बाहर जाएं। और क्यों जाएं सर? बीकानेर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा, बीकानेर में अब सब फैसिलिटी है, लैंग्वेज के टीचर है, मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ हो रही है, आपके पेपर हो रहे हैं, प्रीलिम्स के पेपर हो रहे हैं, मेंस के भी हो रहे हैं, मॉक एंट्री हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो जाना क्यों है? ये सिर्फ एक भ्रांति है कि बाहर जाओगे अच्छी एजुकेशन है, बाहर बाहर। अब मैं एक चीज़ और, मेरा जो दिमाग काम करता है उससे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जी। मैं आपसे कोई पूछूं बात कि RS का सबसे अच्छा कोचिंग कौन सा है, आप एक नाम ले दोगे, आप कभी पढ़े नहीं हो उससे, पर आप नाम बता दोगे। वो नाम सिर्फ कोचिंग का है, उसमें टीचर जो है वो रोज चेंज हो रहे हैं भले ही, आप फिर भी क्या नाम बता रहे हो? उस कोचिंग का। यानी हमने सिर्फ ब्रांड वैल्यू को पढ़ने भेज रहे हैं बच्चों को, ना कि टीचर को। वहां आदमी चेंज होते हैं, क्या वो वैसी ही स्टडी रहेगी?
क्या पढ़ाई वैसी रहेगी? वो कोचिंग के नाम के पीछे हम बच्चों को जयपुर भेज रहे हैं, जयपुर में भले ही वो कहीं जाए, दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली में वो भले ही कहीं जाए, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि उससे बेहतर यहाँ है तो यहाँ भेज दे। उनको तो नाम क्या किया, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, जयपुर में पढ़ रहा है मेरा बच्चा। मैंने, और माँ बाप की भी इच्छा सही है सर, सोच सही है, उनको लगता है कि मैं कमी क्यों रखूं बच्चे के लिए। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कमी नहीं रखना चाहता। एक परसेप्शन बन गया है कि बाहर पढ़ाई अच्छी होती है। पीबीएम में सर इलाज बहुत अच्छा है, पर अपने को जब भी ऐसा लगता है अपन कहते हैं प्राइवेट में कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि कोई ये ना कह दे या मन में ये ग्लानि ना रह जाए कि सर सरकारी में था इसलिए अच्छा नहीं। तो ऐसे ही बच्चों के माँ बाप भी सोच रहे हैं कि सर अगर मैं जयपुर भेजने में सक्षम हूं भी और नहीं हूं तो इधर उधर से करके मुझे बाहर भेजना चाहिए। जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता, उनको ऐसी जरूरत नहीं है। जयपुर के बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, जयपुर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस यहाँ ले रहे हैं, जयपुर से आके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं कि यहाँ नहीं पढ़ पा रहे, आपस में फैमिली में या घर में एटमोसफेयर नहीं है, रह जयपुर रहे हैं पर क्लास वही मेरी से ही ले रहे हैं। तो अगर वहाँ बेहतर होता तो वो लेते ना सर वहाँ। हाँ, एनएलयू के स्टूडेंट भी ले रहे हैं। जी सर, हर तरह के हर जगह यदि बेहतर होते तो वहीं से लग जाते, वहीं से आपसे लेने की वहीं जरूरत से नहीं ले थी। सर। पुणे से एक स्टूडेंट ले रहा है सर, पुणे का तो बीकानेर से कोई लेना देना ही नहीं है सर, पर वो ले रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि मेरा सर मानना ये है कि लॉ को आप एकदम बेसिक से चलो। मैं कभी भी बच्चों को कुछ एक्सट्रीम या कुछ बुक्स या कुछ रिकमेंड नहीं करता। मैं तो क्या, लॉ को आप पहले समझो बेसिक है क्या, और जब तक एक चीज नहीं हुई तब तक आगे नहीं जाना। जब पुरानी बात है सर, महाभारत समय की, जी। गुरु द्रोण जब पांडवों को शिक्षा दे रहे थे सर, तो उन्हें लगा था कि सबसे इंटेलिजेंट है युधिष्ठिर जी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया सबसे बुद्धू जो व्यक्ति है वो है युधिष्ठिर जी। उन्हें लगा सब लोग अगले चैप्टर में चले गए, मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ वो बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं बढ़ पा रहा। वो वहीं बैठा है। वो वहीं बैठा प्रथम अध्याय। पर प्रथम अध्याय था सर सत्य। उन्होंने कहा कि यार तू तो एकदम बुद्धू आदमी है, सब बराबर आगे मेरे चौथे पांचवें अध्याय तक आ गए, तू अभी वहां बैठा है। सर क्या मैं पहले ही नहीं समझा तो आगे जाऊं क्यों? युधिष्ठिर जी का रिप्लाई था कि सर जब पहले ही अध्याय में मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि सत्य में पारंगत हूं, मैं जब सत्य बोलना ही नहीं सीखा तो सत्य पढ़ने से फायदा क्या? जिस दिन मैं सत्य बोलने लग जाऊंगा उस दिन मैं अगले अध्याय में जाऊंगा। अपना भी यही कंसेप्ट है सर, जब तक पहली चीज समझ नहीं आई तब तक आगे नहीं बढ़ना। अपने कोई जल्दी नहीं है कोर्स की, कोई जल्दी नहीं, इस भर्ती में नहीं होगा अगली में हो जाएगा। पर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना। कम से कम 1 महीने 2 महीने 1 साल लेट हो गए, पर हुआ तो सही सिलेक्शन। नहीं तो बच्चे डिमोर्गेलाइज भी हो जाते हैं 2-3 सालों बाद। और अधूरी चीज सर, एक बार मैंने जो पढ़ ली मेरे माइंड में जो सेट होगी वो वैसी ही रहती है, फिर वो कभी भी वापस सही नहीं हो सकती। मुझे लगता है जब तक पहली चीज में ना बढ़ो तब तक। हमारे यहाँ एक एक्ट हुआ, उसका पेपर हुआ, उसमें बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वही चैप्टर चलता रहेगा, रिपीट कराएंगे। जी सर। ये आइडिया आपका ही है या आपने कहीं से लिया है? बस मन में देखो सर, जो खुद के साथ हुआ वो वापस बच्चों के साथ नहीं हो बस सर। अच्छा, उसको आप रेक्टिफाई करते गए। मुझे क्या कमियां थी, मुझे क्या समझ नहीं आया सर। आज मैं बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं मन में जानता हूँ वो चीज मैंने कम से कम 150 बार पढ़ी है। जो उनको पहली बार में समझ आ रही है उसके लिए मैंने 150 बार पढ़ाई की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वही तकलीफ मैं एक क्वेश्चन को या एक सेक्शन को समझने के लिए जितनी किताबों की तरफ गया, जितने लोगों की तरफ गया, उनको नहीं जाना पड़े। उनके लिए वो 1 सेकंड का ही काम रहना चाहिए। उनके लिए तो बस आया, जैसा लिखा है वो समझ आ गया बस। मेरे साथ जो हुआ उनके साथ नहीं हो, बस उसी थ्योरी पे सर वर्क कर रहे हैं हम। पेपर नहीं दिए इसलिए लिखना प्रैक्टिस नहीं थी, तो पेपर ले रहे हैं बच्चों के। प्रैक्टिस नहीं भी है तो हो। मोस्ट बैचलर नवरत्न सिंह जोधा। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप घर पे मार खिलाओगे सर। नवरत्न सिंह जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी बातें शेयर की। आपके साथ जो भी बातें हुई है, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स है, उनको खूब मदद मिलेगी। आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया, इस लायक समझा। मैं पहली बार ही कहीं पे बोल रहा हूँ, जब अभी बच्चों के सिलेक्शन हुए, न्यूज़ रिपोर्टर भी आए, मैं कभी आगे नहीं आता। मैं या तो मैनेजमेंट टीम या कोई और टीचर उनको ही आगे करता हूँ। आपका मान या आप मैं कर नहीं पाया आपको मना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मौका दिया मेरे को। अब शायद प्रथम बार है तो अब मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।